हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 57। इरफा वहाँ बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। और वहाँ वो उसे ये कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं था इतने दिनों से, लेकिन तुमने बिलाल की बात पे यकीन कर दिया, जबकि बिलाल तो हमारा दुश्मन है। तुम्हें पता था इरफा, पर फिर भी तुम बिलाल की बातों पे आ चुकी हो। इरफा जानती है कि इस वक्त अहमद मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे भटकना नहीं चाहिए। इरफा के करीब आते हुए अहमद उसे ये कह रहा होता है कि देखो, मैंने तुमसे पहली और आखिरी मोहब्बत की है। मैं तुम्हें अगर सच बता दूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। जबकि इरफा अहमद को ये मौका ज़रूर देती है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं ज़रूर नहीं जाऊँगी। इरफा को लगता है कि इस वक्त अहमद से अगर डील करना है तो उसे प्यार मोहब्बत के साथ उसे बात करनी पड़ेगी। अहमद फिर भी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। हमें लगता है आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए। अहमद को फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो इरफा को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है इरफा, आप तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। नहीं किया है ना, तो आगे भी गलत क्यों करूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि मुझे थोड़ा मेंटली इशू है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पागल हूँ इरफा। अलबत्ता तुम्हारे मोहब्बत में ज़रूर पागल हो चुका, और अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो शायद मैं वो सब कुछ कर लूँ जो तुमने सोचा भी ना हो। इधर इरफा अपने दिल में एक प्लान बना चुकी होती है कि किसी भी कीमत पर उसे वहाँ से निकलना ही है। इधर इरफा अहमद को कहती है कि देखो अहमद, अभी नहीं, प्लीज़। अहमद उसके करीब आके उसके गले लग के उसको ये कहने लगता है कि ज़बरदस्ती तो तुम्हारे साथ 2 पल में कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी ज़ात के लिए, मेरे वजूद के लिए ये घिनौनी बात है। और फिर मेरी ये मोहब्बत नहीं रहेगी और ये साबित भी हो जाएगा इरफा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर। इधर अहमद रुक जाता है और फिर इरफा उसे देखकर कहने लगती है कि अहमद, अगर कल को हमारी फैमिली हो भी जाए, आपकी बात में मान भी लूँ, तो क्या गारंटी है कि आप इतनी ही अच्छे से बिहेव करोगे, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करोगे। अहमद उससे कहता है कि मैं तुम्हें मोहब्बत का यकीन कैसे दिला सकता हूँ। इरफा कहती है कि मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलना है और फराह की शादी इंजॉय करनी है, तो मुझे वैसे ही रखो जैसे दूसरे लोग रहते हैं। अहमद उससे मुखातिब होकर कहता है कि मेरी मोहब्बत तुमसे कभी की ही नहीं, मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ, और दूसरे अपनी बीवियों के साथ कैसे चलते इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी कुल कायनात तुम हो। इरफा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मोहब्बत फैमिली के साथ होती है। कल को आप अगर ऑफिस चले जाओ और मुझे किसी की ज़रूरत पड़े तो ख़ानदान में किसी ऐसे फ़र्द के साथ तो बनी रहनी चाहिए कि वो हमारी हेल्प कर सके। फिर आप सबसे दूर रहते हो, ये हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अहमद को जब लगता है कि इरफा उसकी बात समझ रही है तो वो फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाती है। इतने में इरफा अहमद को कहती है कि ना, मैं किचन से सेब ले आती हूँ, फिर हम कट करके आराम से खाते हैं। लेकिन अहमद कहता है तुम यहीं रुको, मैं खुद चीज़ें लाता हूँ। जब अहमद खुद चला जाता है सेब लाने के लिए तो इरफा से कहती है कि मतलब उसमें ना थोड़ा सा नमक भी डाल देता तो, और सेब को कट करके उसके साथ जूस भी ले आता। तब तक इरफा बिलाल को कॉल करती है, उसे कहती है कि अहमद, अभी तो आप ठीक बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे इसके साथ रहना नहीं, मुझे इससे डर लग रहा है बिलाल, और मुझे अपने घर वापस जाना है, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। बिलाल उससे कहता है कि कुछ ऐसा करो जिसके बाद अहमद खुद उसे अपनी फैमिली वालों के पास ले चले, ताकि किसी को शक ना हो। क्योंकि बिलाल को पता था कि अहमद को किसी भी बात की भटक तक पड़ी उसे, तो वो बिलाल को मार डालेगा, और बिलाल मरना नहीं चाहता था, और वो भी इतनी भयानक मौत जो अहमद दूसरों को देता था, इतनी तकलीफ दे मौत वो झेलना नहीं चाहता था। और इरफा जब उसे बात कर रही होती है तब अहमद
उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जब इरफा अपनी बेध्यानी में पहले तो देखती नहीं, फिर अब जब शीशे पे देखती है कि अहमद वहाँ पे खड़ा है तो इरफा कहती है ठीक है अभी हम बाद में बात कर लेंगी। तो इरफा कॉल बंद कर देती है, पर अहमद को बात अजीब लगती है। क्या हुआ इरफा, मुझे देखकर तुमने कॉल बंद कर दी? किसकी थी तुम्हें कॉल? इरफा अभी बताने वाली होती है। चलो छोड़ो, तो मुझे बाद में बता देना, अभी तुम्हारी अम्मी ने कॉल की है। इरफा ये सोचती है कि अगर मेरी अम्मी खराब लेती तो अभी भाटा फूट जाता था। इरफा उस पर कुछ नहीं कहती, पर यह तो बताओ तुम किससे बात कर रही थी? मैं फ़राह से बात कर रही थी, लेकिन कोइंसिडेंटली फ़राह फिर होती रही और ये बात पता ही नहीं चल पाती फिर अहमद को। अहमद इरफा पे यकीन करके उस बात को पता करने की कोशिश तक नहीं करता और वो उसे कहता है मैं तुम्हें सेब काट के देता हूँ, तुम थोड़ा सा नमक के साथ डिप करके खाती जाओ, जो जूस में तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम उसे भी थोड़ा सा पीती जाओ आराम से। तुम्हें बहुत कमज़ोरी है ना इरफा, पहले खाना खाते हैं फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक? इरफा अहमद को बहुत मिन्नतें समाजतें करती है अभी वालों से बात करने के बाद। जब अभी वाले उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम अहमद के साथ बिल्कुल ठीक हो? हाँ अभी अब बहुत ठीक है और मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इरफा बातें करते करते बालकनी तक पहुँच जाती है और वहाँ अहमद भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है, क्योंकि अहमद को ये लग रहा होता है कि बाहर शायद कोई खड़ा है, क्योंकि इरफा हाथों से ऐसे इशारे कर रही थी। उसके बाद जब कॉल बंद होती है तो इरफा अहमद से मुखातिब होकर कहती है कि तुम्हें मुझ पर शक था ना, इसीलिए तुम मेरा पीछा करते करते बालकनी तक आ गए हो। जबकि अहमद यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे कहता है कि हाँ शक तो था कि कोई है, लेकिन अब जब मुझे कोई दिखा ही नहीं है तो मैं शक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मुझे इन मामलात के बीच में कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है इरफा। इरफा एक बात याद रखना, तुमसे मैं पहले ही कह चुका हूँ मेरे से कोई गेम प्ले मत करना। यार देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहता जैसे मैं दूसरों के साथ बिहेव करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम डेफिनेटली फ़राह से तो बात कर नहीं रही थी और तुम सच बताना भी नहीं चाहती हो। ठीक है मत बताओ सच, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे संभल के रहना, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। अहमद इरफा से बहुत मोहब्बत करता था, उससे दूर नहीं जाना चाहता था। वो हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार था कि इरफा को अपने साथ जोड़े रखे, लेकिन इरफा अब उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अब उसके पास कोई वजह ही नहीं बची थी उसके साथ रहने की। वो एक कातिल के साथ, एक धोखेबाज, एक मक्कार और एक ऐसे इंसान के साथ तो कभी ज़िंदा नहीं रह सकती थी जिस इंसान ने के साथ रहकर उसकी अपनी ज़िंदगी भी कभी महफूज ना थी। लोग अपने ब्याह के साथ जब चलते थे तो इरफा को ये लगता था कि वो तो कितने महफूज और महसूस है, और मुझे अपनी जान का एक एक पल खतरा है इस शख्स से। क्यों? जब नमाज़ पढ़ते रोते रोते खुदा से शिकवा कर रही होती तो तुझसे एक बात याद आती है कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है और उसे लगता है कि अहमद से मिलकर भी उसकी कोई वजह पूरी हुई है। इरफा अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जब आईने में देखती है तो उसे उस वक्त दिखाई देता है कि जो इरफा सबसे डरा करती थी आज वो खुद प्लानिंग प्लॉटिंग पर तुली हुई है और वो अहमद से दूर जाने के लिए इतनी कुछ डेस्परेट होती है कि वो पहले ही अपनी चीज़ों की ज़रूरी सामान को अलग करके सेट कर कर रख चुकी होती है, क्योंकि अब उसे किसी भी कीमत पे अहमद से दूर जाना था। इधर अहमद साहब इरफा को कहते कि चलो अब हम शॉपिंग पे चलते। इरफा अहमद के साथ चलती है वहाँ और उसके बाद वो बिलाल को कॉल करती है और जैसे ही बिलाल को वो कॉल करती है वो वहाँ पे जाते हैं, आराम से शॉपिंग करते हैं। और मॉल में जब वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है तो वैसे ही इरफा बिलाल को कॉल कर देती है कि मैं फ़लाँ मॉल में हूँ और मैं 15 मिनट के अंदर वॉशरूम जाने का बोल के अहमद को वहाँ से निकल जाऊँगी और फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी। अहमद के साथ पहले इरफा खाना खाती है और उसके बाद अहमद के साथ कुछ क्लिक करवाती है। उसके बाद इरफा कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अहमद कहता है ठीक है चले जाओ, लेकिन इरफा जब अपना बैग लेके जा रही होती साथ में तो अहमद को अजीब लगता है। क्यों इरफा तुम अपना बैग क्यों साथ में ले जा रही हो? अरे थोड़ा सा टचअप कर लोगे ना मेकअप का। सच में? अरे आप तो जानते हो ना इतनी दिनों बाद घूम रही हो, थोड़ा सा तो पता प्रिटी लगे ना। इरफा थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी पर्स में लाई हुई होती है, वो चीज़ें छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इरफा जब वहाँ से निकल जाती है वॉशरूम का बोल करके, क्योंकि इरफा इतना तो जानती थी कि यहाँ पे अहमद को कोई इतना नहीं जानता, तो यकीनन अहमद के लोग यहाँ इरफा पर नज़र रखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इरफा मौके का सही फ़ायदा उठाकर
वहाँ से पीछे वाले गेट से वहाँ से निकल जाती है। और इरफान अहमद जब 15 मिनट वेट करता है कि वो आएगी आएगी आएगी, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो उसके नंबर पे कॉल करता है। जब वो उसके नंबर पे कॉल करता है तो पता चलता है उसका नंबर बंद आ रहा है। तो जब अहमद को सारा कंक्लूजन समझ में आता है, 15 मिनट वो वहाँ पर बैठा रहता है मज़ीद ऐसे इंतज़ार में कि जो ये सोच रहा है वो सब शायद गलत हो। लेकिन अहमद ये जानता था कि वो ख़ुद को धोखा ही दे रहा था ये सब कुछ बोल करके कि ये चीज़ ऐसी है ही नहीं। अहमद भी जानता था कि वो खुद को इल्यूजन में रख रहा है, लेकिन कितनी देर तक रख पाता। वो जाता है और जब वो पीछे से पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि इरफा तो पहले ही मोड़ से जा चुकी। फिर भी वो कहता है कि चलो सीसी फुटेज देख लेते हैं। तो अहमद अपनी सोर्सेज लगवा के वहाँ का सीसी फुटेज जब वो देखता है तो उसे पता चल जाता है। जब उसे वो सारी चीज़ें पता चल जाती है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आने लगता है। वो ये कहने लगते हैं अपने आप को कि मैंने जिस पे भरोसा किया उसने आज तक मुझे धोखा दिया और इरफा भी मेरे साथ ऐसा ही करके गई। शायद मैं इसी चीज़ के लायक था। इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ अच्छे चलने की कोशिश की मैंने, लेकिन उसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया। या फिर उसे भड़का दिया गया था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। इरफा वहाँ से चली तो जा चुकी थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बिलाल भाई, मैं आपके कहने पे यहाँ पे कदम उठा के आ तो गई हूँ, लेकिन अभी जाऊँगी कहाँ? अपने घर? नहीं भाभी, आप अपने घर नहीं जा सकती। आप तो जानती हो अगर आप अपने घर गए तो फिर कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से आपको क्या? इरफा जब देखती है कि अहमद की गाड़ी उनका पीछा कर रही है तो इरफा उससे कहती है कि मैं वापस घर चली जाती हूँ। तो आप उसको फेस कर पाओगे? देखो, जब मैं घर जाऊँगी तो अहमद यकीन तौर पर घर में चेक करने नहीं आएगा। वो तुमसे ही पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन लेकिन फिर तो वो अब तक पहुँच जाएगा ना। जब कोई चीज़ आपके पास हो और वो गुम हो जाए तो आप अपने पास कभी भी चेक नहीं करते, आप हमेशा दूसरी जगह पर चेक करते हो। ये एक लॉजिक की बात है। मतलब सच जब आपके सामने होता है तो सच आप दूसरी जगह ढूंढते हो, सच आप अपने अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इरफा ये बात सुनकर बिलाल भी अब यही परेशानी में मुब्तला होता है कि इरफा अब करने क्या वाली है, क्योंकि इरफा ने तो जो प्लान बनाया था अगर उस पर वो पकड़ी जाती तो अब इस इरफा की जान भी जा सकती थी। लेकिन इरफा ने कह दिया था, मैंने कदम उठा लिया है और अब मैं अहमद से बिल्कुल नहीं डरूँगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करके रहूँगी और मैं ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीऊँगी। जिस तरह से जीना चाहूँगी उस तरह जीऊँगी, लेकिन अब मैं वापस उस शख्स के पास कभी भी नहीं जाऊँगी। जिससे कि इरफा ये जानती थी कि अगर वो नहीं भी जाएगी तो वो सीधा उसकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश करेगा। इधर यही होता है, जब इरफा अपने घर चली जाती है तो अहमद घर नहीं आता और वो उसे ढूंढता ही रहता है और उसे इरफा कहीं भी नहीं मिलती। वो बहुत कोशिशें कर कर इतनी जतन के बाद जब बिलाल तक पहुंचता है तो उसे ये पता चलता है कि इरफा बिलाल के पास भी नहीं है, तुम्हारे ही पास होगी। मॉल में मैंने देखा था। देखो, मैं मॉल ज़रूर आया था, लेकिन तुम्हारी बीवी कहाँ है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इरफा को कहीं भी ले जाने में मेरा कोई हाथ नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो भाई तू मेरे घर चल, चेक कर ले, वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा। मैं तो तुझे बस उस दिन भाभी को मैंने सच बता दिया था, अब तो तुझे पता होना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी अपनी सांसें, अपनी ज़िंदगी ढूंढ रहा हूँ। मेरी इरफा कहाँ चली गई मैं नहीं जानता, लेकिन अगर अगर वो मुझे ना मिली ना, बिलाल छोड़ूंगा तो मैं तुझे भी नहीं। और तू इरफा के साथ क्या करेगा? उसने मुझे धोखा दिया है ना, मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की है ना, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगी। उसे मैं किसी भी कीमत पर वापस भेजना ही दूंगा। और फिर उसे पता कि जब एक इंसान का यकीन टूटता है तो किस कदर वो जालिम हो जाता है। अभी तक इज्जत और प्यार से बात कर रहा था उससे, लेकिन उसे मेरी इज्जत और प्यार रास नहीं होगा। अब जब मैं उसे अपना असली रूप दिखाऊंगा ना, वो खुद ही सब समझ जाएगी। और हाँ, अब उसकी फैमिली को पता होगा कि अहमद से पंगा लेने का जवाब क्या होता है। पर भाई, फैसला तो ये आपकी वाइफ का था ना, वो अब अपने फ़ैसले खुद ले सकती है, जा सकती है कहीं भी जाना चाहे तो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानते थे सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी ज़िंदगी में,
बिला वजह इरफान को बुलाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। तुमने इतना सब कुछ किया मेरे साथ और अब भी तुम्हें लगता है कि तुम तो मासूम हो, तुमने कुछ नहीं किया मेरे साथ। अगर इरफान तुझे वापस ना मिली और वो यहाँ से चली गई और जाने में कामयाब हो भी गई तो भी मैं उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने इतना कुछ किया उसके लिए और उसने उसने मेरे साथ क्या किया, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगे? जान से मार दोगे? जान से तो नहीं, मैं उसे ना तो जीने दूंगा ना तो मरने दूंगा। बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का, अब पूरी ज़िंदगी उसे तड़प तड़प के जीना होगा पर मेरे साथ। लेकिन अब वो कहाँ है